भारत के सभी सम्मानित नागरिकों को, किसान भाइयों को, सभी श्रोताओं को, सभी बुजुर्गों को, सभी बड़ों को, सभी छोटों को गांधी जयंती और विशेषकर जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत के द्वितीय और यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कुछ दिन पहले भारत बंद हुआ था किसान कानून या कृषि कानून के विरोध में। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर सरकार को कृषि कानून में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी। हम आज सिर्फ दो पहलू पे बात करने आए हैं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर आए और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन व्यूज कमा लिए और शायद किसी किसान को उससे एक कप चाय भी नहीं पिलाई होगी। सब ने अपनी अपनी रोटी सेंकी, सब ने अपनी अपनी बात कही। लेकिन जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, जिस देश की आर्थिक स्थिति या जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होती थी, उस देश में ऐसा क्या हो गया कि उपन्यासों में, किताबों में, कहानियों में लिखा जाने लगा, एक गरीब किसान, जिस किसान की छत चूती थी वो बारिश की दुआएं करता था। किसान गरीब है, किसान एक गरीब किसान था, एक गरीब किसान रहता था। इन सब शब्दों को तोड़ने का समय आया है। इन सब शब्दों को, इन सब शब्द के नैसर्गिक मूल्यों को तोड़ने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। बहुत कुछ छोड़ के हमने भी 2-2.5 साल पहले कृषि कार्य में, 3 साल पहले लगभग हाथ रखा और कृषि की एक से एक मुश्किलों को देखा। अपने कंधे पर हेंगा बांध के लोगों को बैठा के धान के खेत में बिधनी की है, जबकि जन्म से लेकर अभी तक फावड़ा नहीं चलाया था, फिर भी खेतों में फावड़ा चलाया, मेड़ बनाई, हल्दी की खेती की, आलू की खेती की, सब्जियों की खेती की, अनाज की खेती की, सबकी खेती की। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि कृषि कानून को लेकर ऐसा क्या आपको मिल गया है जिससे आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कृषि कानून से होगा क्या, कृषि कानून से परिवर्तन क्या होंगे। आप जितने भी लोगों को सुनेंगे, जो यूट्यूबर हैं या जो और लोग हैं, वो सब के सब सिर्फ एक बात कहते होंगे, सिर्फ एक बात। क्या कहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो। और एक सबके पास एक कॉमन उदाहरण है। मैं आपको बताऊं कि विस्तार से तीनों कानून पर नाम सहित क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या चीजें हैं, उसके सहित मैं आपको बताऊंगा अपने कल के शेष भाग में। आज जो मैं बता रहा हूं वो ये है आपका कि क्या होगा, कैसे होगा इस कानून के बाद। तो आपको मैं बताऊं कि इस कानून के बाद क्या होगा और कैसे होगा, इसको आप तभी समझ सकते हैं जब ये कानून लग जाए और इस कानून के गुण दोष व्यवहारिक रूप में आपके सामने आ जाएं। बीएसएनएल टूट गया, क्यों? क्योंकि वो सरकारी संस्था थी। तो ये भी टूट सकता है। विदेशियों व्यापारियों के हाथ में सरकार दे देगी, सब कुछ दे देगी। आप जरा बड़ी बारीकी से देखिए, क्या किसी बुद्धिजीवी ने इस पर चर्चा करते समय एफपीओ की बात की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात की? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात जब होगी, कुछ किसान आएंगे, कुछ बुद्धिजीवी आएंगे, कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, जितने लोग भी आज दिल्ली, बंबई, यहाँ वहाँ बड़े बड़े शहरों में बैठ के किसानों के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक नैरेटिव होता है। किसी विचारधारा से वो बंधे होते हैं, या किसी विचारधारा से वो घिरे होते हैं, या किसी विचारधारा से वो दबे होते हैं, और अपनी उसी विचारधारा के बोलने वाले एक बुद्धिजीवी पुरुष की बात को सुनकर उसके पीछे चलने लगते हैं। आंख बंद करके पीछे चलना भी एक प्रकार की गुलामी है। किस शिक्षित व्यक्ति ने आज तक जाके खेतों में पैर रखा है? आप खेत से निकल के, आप गांव से निकल के जब जाते हैं और जब जाके बड़े शहरों में नौकरी करते हैं, तो क्या अपने बच्चों को भी आप लाते हैं, खेतों की मेड़ दिखाते हैं, ये आप बताते हैं? आप जाके पूछ लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हल्दी उगती कहाँ पे है, हल्दी उगती कैसे, जमीन के अंदर होती है, पेड़ों पे आम के फल की तरह होती है। और आप लोग सब लोग अपनी अपनी राय देते जा रहे हैं।
तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपने बच्चों को नहीं ला रहे हैं यहाँ पर, आप सिर्फ एक मशवरा दे रहे हैं, सिर्फ आप अपनी राय दे रहे हैं कि कृषि ऐसे होनी चाहिए, कृषि वैसी होनी चाहिए, कानून बिल सही है, ये कानून बिल गलत है। अरे यार, जब अगर सब कुछ किसानों के हक में चल रहा होता, एक 300 दिन, 320 दिन या 315 दिन से वहां बैठे हुए हैं। अभी पिछले सोमवार को भारत बंद कर डाला आप सब लोगों ने मिलकर। इस सोमवार को मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि इससे पहले बहुत अच्छी स्थिति थी। यह सारी आत्महत्याएं किसान संशोधन के बाद ही, किसान के बिल के संशोधन के बाद हुई हैं। इसके पहले आत्महत्याएं हुई, कुछ कमी थी। सरकार उसी को दूर करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने कब आपका हाथ रोका? सरकार आपका हाथ नहीं रोक रही है। आपका मनो मंडी में बेची, आपका मनो कहीं बेची। अब आप एक उदाहरण पर और संभावनाओं पर सरकार को घेरने के लिए 310 दिन, 315 दिन से वहां बैठे हुए हैं। मैं नहीं मानता हूं। हो सकता है आप लोग जो बैठे हो, आपकी जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो सही हो, तो इसको यथार्थ रूप ले लेने दीजिए, कम से कम वास्तविक मौलिक रूप में आ जाने दीजिए कि हाँ, आपकी समस्या सही। आप कम से कम एक उदाहरण तो दीजिए कि सरकार ने ये कहा था और आज ये हमारे सामने आया और आज ये गलत हो गया। सरकार ने ये कहा था, आज हमारे सामने बात आई है और आज ये सही हो गई। तब तो आप इसके ऊपर कुछ कर पाएंगे। अगर ये हुआ तो वो हो जाएगा। बीएसएनएल जिस तरीके से टूटा, एयरटेल और जियो ने उसको टेक ओवर कर लिया, उस तरीके से एक दिन खेती टेक ओवर कर लेंगे। अरे कैसे खेती टेक ओवर कर लेंगे? अब आते हैं मौलिक रूप पे कि क्या हुआ और क्या कैसे हुआ, कैसे बिगड़ता चल गया। सबसे ज्यादा महंगी चीज जानते हैं खेत में क्या चल रही है? सबसे ज्यादा महंगी चीज चल रही है ट्रैक्टर के माध्यम से खेती। पहले किसान के यहाँ एक बैल होता था, एक जोड़ी बैल होता था, एक गाय होती थी। दूध अपना, बैल अपने, हल अपना, सब कुछ अपना होता था। 5-7 बीघे की खेती में वो खेती करता था। समझ रहे हैं? तो पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। उसके पास खाद अपनी होती थी, उसका बीज अपनी होती थी। आज आपने क्या किया? हाइब्रिड बीज का समय आ गया है। ठीक, हाइब्रिड बीज आप लेकर आएंगे हमेशा बाजार से लेकर आएंगे, उसको बोएंगे। खाद आप कहां से लाएंगे? यूरिया डालेंगे, पोटाश डालेंगे, फॉस्फेट डालेंगे, जिंक डालेंगे, उसके बाद कीटनाशक दुनिया भर के डालेंगे, एंडोसल्फान डालेंगे, और उसके बाद एक जहरीला बढ़िया सा भोजन तैयार कर देंगे जिस देखने में बहुत खूबसूरत होगा। स्वाद हो या ना हो, स्वास्थ्य लाभ हो या ना हो, और उस आपका ये क्वांटिटी से माला माल होगा। तो अंग्रेजी खाद। अब इन सब चक्करों में कैसे उलझा किसान? तो इन सब चक्करों में उलझा था उस दिन जिस दिन हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति मतलब अनाज का बेशुमार पैदावार। आपका अनाज 12 गुना हो गया। किसी किसान से पूछ कर देखिए, कोई बुजुर्ग हो, कोई किसान है, उससे पूछ कर देखिए कि जो 12 गुना किसान अनाज की चर्चा हो रही थी, आज वो 12 गुना उसी खेतों में। तो हरित क्रांति में क्या हुआ? अब हरित क्रांति ने आपको क्या दिया? हरित क्रांति ने आपको कैसे दिया? हरित क्रांति ने आपको 12 गुना, जितना तब पैदा होता था उसका 12 गुना पैदा होने लगा। ठीक, 12 गुना पैदा होने लगा। और हरित क्रांति से पूर्व जितना पैदा हो रहा था, आज उसका सिर्फ 2.5 गुना, 2 गुना या 3 गुना पैदा हो रहा है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि हरित क्रांति से आप अपनी थोड़ी सी खाद डालते थे, अपनी देसी बीज डालते थे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? आज आप उस उपज का जो हरित क्रांति से पूर्व थी, मात्र 2.5 गुना और 3 गुना पाने के लिए कुंटलों खाद डाल रहे हैं, कुंटलों कीटनाशक डाल रहे हैं, कुंटलों खरपतवार नाशक डाल रहे हैं, खरपतवार नाशक स्प्रे कर रहे हैं। भोजन आप पूरा का पूरा जहरीला कर चुके हैं। अन्नदाता की श्रेणी में कहां रह गया किसान, जब दुनिया के जहर खुद डाल रहा है? दर्द तब होता है इन सब चीजों को देख के, जब एक शिक्षित व्यक्ति खेती करने नहीं उतरता है, एक संभ्रांत व्यक्ति खेती करने नहीं उतरता है। जितने लोग आज चर्चा करते हैं, विचार देते हैं, राय देते हैं, ट्विटर पे देते हैं, फेसबुक पे देते हैं, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर देते हैं, इतना सभी अगर कीचड़ लग जाएगा पैर के आपके इस हिस्से में, 5 बार धोएंगे और उसको कहेंगे अनहाइजेनिक। उन्हीं अनहाइजेनिक कंडीशन से, जिस जगह आपका खेत है वहां आपके बगल में गड्ढे होते थे, उसका पानी आपके खेत में बारिश के मौसम में ऊपर होके चला जाता था। तो मछली के ऊपर का जो पानी, वो भी आपके खेतों में सिंचाई में बहुत उत्कृष्ट खाद के रूप में, प्रबंधन के रूप में इस्तेमाल होता था। ये सब कोई नहीं बताएगा आपको, ये सब कोई जानकारी नहीं देगा आपको। आपको सिर्फ जानकारी क्या दी जाएगी? कृषि कानून आ गया, तुम बर्बाद हो जाओगे। अडानी, अंबानी और अजीम प्रेम जी और सारे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब तुम्हारी जमीन खरीद रहे। क्या करेंगे जमीन खरीद के? वो खुद हल चलाने आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आधुनिक तकनीकी आप वहीं प्रयोग करिए जहां से नैसर्गिक मूल्य कृषि के समाप्त ना हो। जहां पर नैसर्गिक मूल्यों पे कृषि के समझौता हो रहा होगा, वहां पे आपकी सारी की सारी आधुनिकता धरी की धरी रह जाएगी और खेत में आपका पूरा का पूरा अनाज उसी तरीके से विषैला हो जाएगा, पूरी तरीके से विषैला हो जाएगा।
अब फिर से एक चीज पर लौटते हैं कि हाइब्रिड बीज ने हमें क्या दिया। हाइब्रिड बीज में वो पोषक तत्व, वो गुणवत्ता के तत्व नहीं उपलब्ध थे, ना आपके पास, ना उन फसलों के अवशेष से आपके जानवरों का पेट भर रहा है, ना उनको पोषक तत्व मिल रहे हैं। अब आप ये समझिए क्या हुआ। बाकी चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, कल का वीडियो और विस्तृत होगा। कल के वीडियो में पूरा विस्तार से हम बताएंगे कि किस तरीके से तीनों कृषि कानून सही हैं। अगर कुछ गलतियां होंगी तो भी व्यवहार में आने के बाद ही पता चलेंगी, पहले से आपको पता नहीं चल पाएंगी। जब तक व्यवहार में आती हैं तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपने अपने खेतों पर लौट जाएं, वहां जाके खेती करें। आप देसी हिंदुस्तानी प्रजाति गाय पालें, उस गाय के खाद को खेत में खाद उर्वरक की तरह इस्तेमाल करें। अपने गांव के अगल बगल के जो भी ऐसे एरिया, जो भी ऐसे किसान एक आध बचे हुए हैं जो आज भी देसी प्रजाति के बीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी बीज लेके आएं। थोड़ी सी जमीन अपनी प्योर करें, थोड़ी सी जमीन अपनी शुद्ध करें, थोड़ी सी जमीन अपनी जैविक करें, या फिर शुद्ध भाषा में कहूं तो थोड़ी सी जमीन अपनी प्राकृतिक करें, और उस प्राकृतिक जगह पर एक बीज उठाएं, उगाएं, और उस बीज को आप अपने इधर उधर हिस्सों में जो भी आपके अंचल के आसपास हैं उनको प्रसारित करें, ताकि शुद्ध बीज, शुद्ध उच्च गुणवत्ता के पोषक तत्व की बीज आपको मिले। जब आप उच्च गुणवत्ता के पोषक तत्व वाली बीज इस्तेमाल करेंगे तब आपके अनाज में गुणवत्ता बढ़ेगी, आपका प्राकृतिक कहा जाएगा अनाज। फिर आप एमएसपी और सरकारी मूल्य और ये वो सब इनसे बहुत ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि जिस दिन आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, जिस दिन आपके अनाज को लोग आपसे ले जाएंगे, आपके दूध को ले जाएंगे, आपके घी को ले जाएंगे, आपकी सब्जियों को ले जाएंगे, आपके फल को ले जाएंगे और उसकी गुणवत्ता की जांच कराएंगे, और उस जांच में ये पाएंगे कि ये उस पोषक तत्व से भरपूर है जिस तत्व के लिए सब्जी या अनाज या साग या सलाद या फल या दूध या घी जाना जाता है, तो आपसे वो आपके मन चाहे मूल्यों पे खरीद लेंगे। फिर उसके बाद आप जो छोटी छोटी चर्चाएं आज कर रहे हैं कि ये मूल्य नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, वहां ट्रैक्टर पे अनाज लेकर जाएगा, मंडी वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा, फिर उसने एफसीआई वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा, फिर जिससे हमने समझौता कर रखा उसने मना कर दिया तो क्या होगा। कृषि खुला उद्योग है, कभी भी नुकसान हो सकता है, और आज तक नुकसान होता आया है। शायद इसीलिए आत्महत्याएं लोग कर लेते हैं जब बड़े बड़े स्तर पे खेती करते हैं। मैं सब चीज मानता हूं, लेकिन जिस जिस चीजों ने कृषि को खराब किया है, जिन जिन चीजों ने कृषि की कीमत बढ़ाई है, उन चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा महंगा छोटे छोटे स्तर पे 3 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे, 10 बीघे, मतलब मैं हेक्टेयर में गलूं, आधा हेक्टेयर, पौना हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में खेती करने वाले के ऊपर सबसे बड़ा बोझ किस चीज का है? ट्रैक्टर का। एक बार रोटोवेटर से जुताई का है, कल्टीवेटर से जुताई का है, फिर ट्रैक्टर की खेती का है। क्यों? आज वो यहाँ खेत में तो अपने अगल बगल आप पता करिए, अपने अगल बगल पता करिए, बहुत सारे ऐसे गांव आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांतवादी किसान मिल सकते हैं आपको, जिन्होंने अपने आसपास के अंचलों में जाके उन किसानों से, उन तरीके के काम करने वाले किसानों से बीज इकट्ठा की है। आपके बगल अगल बगल कोई छोटा मोटा ट्राइबल एरिया हो तो वहां चले जाइए, उच्च गुणवत्ता के अनाज जो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी पैदावार न रखते हो कि 1 बीघे में 10 क्विंटल हो गया, 1 बीघे में 20 क्विंटल हो गया, 1 बीघे में 30 क्विंटल हो गया, क्या करेंगे आप? मैं एक अंदाजा बता रहा हूं आपको कि हरित क्रांति के बाद जिन खेतों में 1 क्विंटल की जगह सीधे 12 क्विंटल पैदा होने लगा था, आज वो खेत 2.5 क्विंटल, 3 क्विंटल से ऊपर नहीं जा रहे हैं। और वो तब नहीं जा रहे हैं जब उनमें बेशुमार खाद डाली जा रही है, बेशुमार पोटाश डाला जा रहा है और सारे उर्वरक डाले जा रहे हैं। जब ये सब चीजें नहीं डाली जा रही हैं तब उनकी स्थितियां ऐसी पहुंची हैं, तब वो इस स्तर पे जाके पहुंचे हैं। तो इस पे विचार कीजिए कि कृषि को सुधार की जरूरत, कृषि कानून की अपेक्षा भी बहुत सारी अलग चीजों से है, लेकिन उसकी चर्चा क्यों नहीं करेगा कोई? उसकी चर्चा इसलिए नहीं कोई करेगा क्योंकि उससे आपको कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलता है, उससे विपक्ष को हंगामा करने का मौका नहीं मिलता है, उससे सरकार को घेरने का मौका नहीं मिलता है। मैं फिर से बता दूं कि जितने लोगों ने भी चर्चा की है, किसी ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की है। जब आपके पास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, यहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानकार है, जिसको किसान मित्र या जिसको ये कहते हैं, इनके माध्यम से हम ऑनलाइन पोर्टल पे देख सकते हैं। अब लोग कह रहे हैं जब किसान ट्रैक्टर पर लेकर वहां जाएगा तब उसको क्या पता चलेगा, यहीं बैठे बैठे आप अनाज देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, अगर कृषि को आपको व्यावसायिक रूप में लाना है तो आपके पास कोई चीज अगर 10 किलो पैदा है, अपने आसपास के क्षेत्र में पता करिए, सबसे जानकारी लीजिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का ही काम होता है, 2-4 उसमें 5 उसमें शिक्षित व्यक्ति रखिए जो सारे जगहों से मिलें, सबसे मिलजुल के बातचीत करें और खेती के किसी भी पैदावार को खाने के रूप में परिवर्तित करिए। मत बेचिए गेहूं, आटा बेचिए, मत बेचिए चावल बोरे में, बेचिए 2-2 किलो के पैकेट में, उस पर सर्टिफिकेट लगाइए
कि मैंने शुद्ध हिंदुस्तानी प्रजाति की गौमाता के गोबर की खाद से और शुद्ध हिंदुस्तानी बीज से इस अनाज को पैदा किया है। यह पूर्णतः प्राकृतिक अनाज है और इसको अनाज को खाने से आपको बीमारी कम होगी। कृषि प्रधान देश में विडंबना देखिए कि कृषि प्रधान देश में सबसे बड़ा उद्योग दवाई का चल रहा है। भाई आप खाओगे जहर, बीमार पड़ोगे, इलाज कराओगे, क्या मिल रहा है आपको? कहां से सम्मान करोगे आप किसान का? कहां से सम्मान करोगे जब वो ले दे के सब कुछ जहरीला बैठा हुआ है? इस चीज को विचार करने की जरूरत है, इस चीज को सोचने की जरूरत है। और तीनों कृषि कानून पर किस तरीके से लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं, इसको जानने के लिए कल एक बार फिर हम आपको जो अपने साथ जोड़ेंगे। हमारा फिर से निवेदन है कि कल पूरी तरीके सुनिए। कल मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ संभावनाओं पे चर्चा हुई है, किस तरीके से यूट्यूबर्स ने, किस तरीके से न्यूज चैनल ने सिर्फ कमा लिया है, जिससे 1 रुपए की 1 कप चाय नहीं पिलाई है किसी किसान को। जाकर सब अपनी अपनी कमाई का इसको धंधा बना चुके हैं। एक यूट्यूबर को मैं देख रहा था, मैं कहाँ जाके अपना माथा पटक लूं। पटना रेलवे स्टेशन के आसपास जो फ्री वाईफाई दिया गया उसमें सबसे ज्यादा सर्च पोर्नोग्राफी का हो गया। अब आप बताइए हमको कि जिस देश के अशिक्षित युवा इतना सब कुछ सर्च कर सकते हैं, उस देश का थोड़ा बहुत शिक्षित युवा ये नहीं सर्च कर सकता है कि किस मंडी में हमको उचित मूल्य मिल रहा है। वहां फोन से सबके माध्यम से संपर्क नहीं कर सकता है। कर सकता है। जागरूकता की जरूरत है और जरूरत है हर गांव से निकले हुए शिक्षित आदमी को, जो दिल्ली में बैठा, बंबई में बैठा, अमेरिका में बैठा है, जो किसान की पीड़ा पर अपने विचार लिखता है ट्विटर, फेसबुक पर, उससे मेरा अनुरोध है कि अपने गांव में जाए, अपने गांव में फोन के माध्यम से जाए, ईमेल के माध्यम से जाए, किसी माध्यम से जाए और जाने के बाद संपर्क करे अपने किसान भाइयों से और उनको बताए ये तरीका है, यहाँ बेच सकते हो, ये मंडी है, ये सब एक दूसरे के सहयोग से सब कुछ आगे बढ़ेगा। पुनः जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं किसानों की इस पूरी की पूरी जो भी हरित क्रांति के बाद से स्थितियां बनी हैं और जिनको सुधारने का प्रयास नए नए तरीकों से वर्तमान केंद्र सरकार कर रही है, उसकी मैं सराहना करता हूं कि कम से कम आपने कुछ किया। बाकी ने तो खाली बैठ के हम ये माफ कर देंगे, वो माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें दया नहीं चाहिए, हमें अब समाज में अपना स्थान चाहिए और जब तक हमें अपना समाज में स्थान नहीं मिल जाता हम उसके लिए लड़ेंगे। ये कुछ 20-25 हजार लोग जो बैठे हुए हैं, इनको हम पूर्ण रूप से नहीं मान रहा हूं किसान। हो सकता है बहकाए गए, हो सकता है किसान हो, लेकिन कम से कम जो किसानों के नेता बने हुए तो बिल्कुल किसान नहीं है। तो मैं फिर से कल तीनों कृषि कानून पर पूरा विश्लेषण दे दूंगा आपको कि इसमें कितनी संभावनाओं पर चर्चा की गई, कितनी हकीकत है। मेरा अपना विचार होगा वो, उससे आप सहमत भी हो सकते हैं, उससे आप असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन कल इस विचार को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ और मैं आपको ये पूरा वीडियो भेजूंगा। इसको आप देखिएगा और ये समझिएगा कि क्या किसान चाहता है और किसान को किस प्रकार आप मदद कर सकते हैं। मैं फिर से आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जिस तरीके से आपके पास फैमिली डॉक्टर होता है, आप उठिए अपने अपार्टमेंट में, अपने बिल्डिंगों में निकलिए 10-12 फैमिली लोग लेकर और 5-10 बीघे के एक खेत को मिलिए अपने अगल बगल के किसी किसान से और जाके उससे कहिए कि भैया 12 बीघा 1 हेक्टेयर तुम्हारा खेत है, इसमें तुम्हें ये अनाज, ये सब्जी, ये फल, ये दाल, ये चावल, ये सब कुछ धान उगा के हमको देना है और उसकी कीमत हम लोग ये रखेंगे, आप लोग तय करिए। अगर उसके खेत में आधी तूफान बाढ़ आ जाए तो उसको मदद कीजिए। हर दायित्व तो सरकार का नहीं होता है, कुछ दायित्व तो खुद भी उठाने का प्रयास करिए और जब ऐसे आप करेंगे तो आप समाज के एक छोटे से वर्ग को कुछ प्रतिशत में आप लाभ देंगे और इस तरीके से छोटे छोटे प्रतिशत में अगर आप लाभ देते रहेंगे तो धीरे धीरे ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा जनपद, ये पूरा राज्य और ये पूरा देश लाभान्वित होगा और सब एक गरिमामयी स्थान पर पहुंच चुके होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली फार्मर रखिए। हो सकता है फैमिली डॉक्टर की जरूरत आपको यदा कदा पड़े या हो सकता है पड़े ही ना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।